स्टेट इंस्टीट्यूट की तरफ से आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, सांस प्रोग्राम, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज द चाइल्डहुड निमोनिया सक्सेसफुली। तो एक्चुअली ये निमोनिया कंट्रोल प्रोग्राम है। तो ये पिछले महीने 5 फरवरी को भोपाल में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी भोपाल में, और उसमें सभी प्रदेश के सब लोग जो ट्रेनर थे उनको बुलाया था, और हमारे हेल्थ कमिश्नर MD NHM मैडम और सभी लोगों ने इसका शुरुआत 5 फरवरी को इस प्रोग्राम की अपने प्रदेश में की है। तो जैसा कि आप जानते हैं, निमोनिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है, डेंजरस बीमारी है, और इससे कई बच्चों की मौत हो जाती है प्रतिवर्ष। तो करीब 15% बच्चे अपने अंडर 5 चाइल्ड में मॉर्टेलिटीज की है निमोनिया की वजह से। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इसको अपन रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और जिससे अपनी IMR कम होगी और अंडर 5 मॉर्टेलिटी पे फर्क पड़ेगा, ये भी कम होगी। तो निमोनिया का प्रॉपरली डायग्नोज करना, मैनेजमेंट करना कम्युनिटी लेवल में और हॉस्पिटल लेवल में, ये बहुत जरूरी है। और इसमें निमोनिया में अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। एक तो 2 मंथ तक का बच्चा, 2 महीने तक का बच्चा होता है, उसमें कुछ अलग कारण होते हैं, अलग तरह से मैनेजमेंट होता है। और 1-2 महीने से लेके 5 साल तक का बच्चा, तो ये 2 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं इस प्रोग्राम को। तो आज अपन बात करेंगे 0 to 59 डेज, 2 महीने तक के बच्चे में किस तरह से इस प्रोग्राम को निमोनिया का मैनेज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्या अपना वेलनेस सेंटर जो बने हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उनमें कैसे मैनेज करेंगे, और कब बच्चे को रिफर करना है, क्योंकि ये बहुत सीरियस बीमारी है। हर साल बहुत बच्चे इससे एक्सपायर होते हैं, 1.4 मिलियन करीब बच्चे पर ईयर एक्सपायर होते हैं। हेलो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है। तो इसमें आप लोगों को सुनना है। आज हमारे बीच में स्पीकर हैं डॉक्टर बुद्धप्रिय सम्राट, जो SNCU मुरार है ग्वालियर में, उसमें SNCU में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और मास्टर ट्रेनर हैं हमारे इस प्रोग्राम के। वो आपको आज इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल बताएंगे। स्टेट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर, DD शर्मा सर, आदरणीय बुटके सर, श्रीवास्तव मैडम, सभी उपस्थित सीनियर डॉक्टर और जूम पर जुड़ने वाले सभी डॉक्टर्स और सभी स्टाफ और सभी लोगों को मेरा गुड आफ्टरनून। आज का, जैसे कि सर ने बताया कि आज का टॉपिक है सांस, मतलब सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो इसका उद्देश्य यही है, जो अभी सर ने बताया, कि जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, उसको कम करना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अवेयरनेस कम होने की वजह से समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, या समय पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो प्रदेश स्तर पर अभियान शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि समय पर उसको आइडेंटिफाई किया जाए केसेस को, और आइडेंटिफाई करने के बाद अगर वहाँ ट्रीटेबल है, वहाँ उपचार हो सकता है, तो वहाँ पर उपचार शुरू किया जाए, और अगर वहाँ उपचार नहीं हो सकता है तो फिर उसको, बच्चे को ऐसे रेफर कर दिया जाए, हायर सेंटर पर रेफर कर दिया जाए, जिससे कि वहाँ पे आगे का उपचार उसका हो सके। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो निमोनिया है, करीबन इस अंडर 5 मॉर्टेलिटी में 15% इसका पार्ट है। लगभग 15% बच्चों की मृत्यु जो है वो निमोनिया के कारण होती है, और सबसे बड़ा जो है वो प्री मैच्योरिटी है, उसके बाद में निमोनिया सेकंड आता है। तो अगर हम इसको प्रिवेंट करते हैं, इससे होने वाली डेथ को प्रिवेंट करते हैं, तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। करीब अगर डेटा देखें तो करीब ARI के ईयरली केस करीब 3 करोड़ या 30 मिलियन केसेस हमको ARI के मिलते हैं पर ईयर।
पर ईयर, जिसमें से करीब करीब 3 मिलियन लगभग 30 लाख केसेस जो हैं जिनमें सीवियरिटी ज़्यादा होती है, सीवियर केसेस होते हैं। तो टारगेट यही रहता है कि वो जो सीवियरिटी है, जो सीवियर केसेस हैं, उनको अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसको समय पे ट्रीटमेंट दिया जाए। अभी जो करंट जो पर बर्थ मोर्टेलिटी है वो 5.7 पर 1000 लाइव बर्थ है करीब करीब। तो हमारा जो उद्देश्य जो है वो ये कि ये जो मोर्टेलिटी पर 1000 है उसको 3 पर 1000 से नीचे लेके आना है। ये है 5.73 तक लाना है। 5.7% जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है उसको 3% से कराना है। तो इसकी जो स्ट्रेटजी है या जो रणनीति है वो इस तरह से है कि पहले तो तीन तरह से हम इसको रोक सकते हैं। 3 तरह से इसको रोक सकते हैं। पीपीटी मॉडल है, प्रोटेक्ट प्रिवेंट एंड ट्रीट मॉडल। प्रोटेक्ट प्रिवेंट एंड ट्रीट मॉडल में सबसे पहले तो प्रोटेक्ट किया जाए बच्चे को, उसके बाद प्रिवेंट किया जाए, और अगर उसके बाद भी होता है तो उसको ट्रीट किया जाए। तो प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड फॉर 6 मंथ, जो न्यूनेट से लेके अब अर्ली मतलब 6 मंथ तक की एज के बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर रखा जाए बच्चे को। दूसरा है एडिक्वेट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी है बच्चे को। तो उसके जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उसका वेट अच्छा गेन करे, बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, बच्चा माल न्यूट्रिशन ना हो उसको। तो एडिक्वेट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना है 6 मंथ के बाद, और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देना है। तो ये इसका प्रोटेक्ट वाला पार्ट हो गया। इसमें सेकेंड पार्ट जो होता है वो प्रिवेंट वाला पार्ट है। प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं हम, ये निमोनिया ना हो इसको कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है? तो पहले तो वैक्सीनेशन है, पर्टूसिस, मीजल्स, प्लस इन्फ्लुएंजा बी एंड न्यूमोकोकल। ये वैक्सीन जो है ये निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों में दिए जाते हैं। तो ये समय पर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग बच्चों में ये वैक्सीनेशन देना है। दूसरा प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, और रिड्यूस हाउसहोल्ड एयर पॉल्यूशन। हाउसहोल्ड एयर पॉल्यूशन एक बड़ा कारण है बच्चों में निमोनिया का। तो हाउसहोल्ड पॉल्यूशन को कम करना है। तो जो घर में अगर लकड़ी से चूल्हे पे खाना बना रहे हैं या घर में कोई धुआं हो रहा है तो उसको कम करें, गैस पे खाना बनाएं। इस तरह का ये जो अवेयरनेस है वो भी लेके आना है। अभी इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे तो ये मैनेज हो जाता है, निमोनिया जो है वो मैनेज हो जाता है। सभी डॉक्टर्स हमारे जो सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, सब इसका ट्रीटमेंट जानते हैं। लेकिन जब नीचे लेवल पे जाते हैं, कम्युनिटी लेवल पे, तो एक तो अवेयरनेस भी कम है, लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बच्चे को निमोनिया हो रहा है, और आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो वहां पे अभी इस तरह का नीचे के लेवल पर ट्रीटमेंट वाला पार्ट अभी स्टार्ट नहीं होता है। वो अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो उसको सीधे या तो रेफर करेंगे या फिर वो बिना ट्रीटमेंट के रह जाएगा। तो उद्देश्य इसका ये है कि उस लेवल पे भी अगर ट्रीटमेंट देने लायक है बच्चा तो उस लेवल पे शुरू किया जाए, एक सब हेल्थ सेंटर लेवल पे शुरू किया जाए, बिल्कुल कम्युनिटी लेवल पे, आशा और ANM के लेवल पे शुरू किया जाए। तो ये जो मॉड्यूल है इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि आशा से लेके ANM से लेके CHO तक के लेवल पर किस तरह से मैनेज करना है और कब उसको रेफर करना है बच्चे को। हायर सेंटर में तो सभी को लगभग सभी डॉक्टर्स इसका मैनेजमेंट जानते हैं और अच्छे से मैनेज हो जाता है, लेकिन वो टाइमली हायर सेंटर तक आ जाए, ये भी इसका उद्देश्य है कि टाइमली बच्चा जो है वो हायर सेंटर तक आ जाए। तो थर्ड पार्ट इसका जो होता है वो ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट पार्ट में यही है कि इम्प्रूव केयर सीकिंग एंड रेफरल। तो लोगों में कम्युनिटी में जब हम अवेयरनेस देंगे, वहां पे बताएंगे कि क्या है निमोनिया, इससे क्या नुकसान है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो वो अर्ली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको क्लासीफाई कर पाएंगे, और क्लासीफाई करने के बाद उसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और अर्ली रेफरल वहां से। केस मैनेजमेंट एट हेल्थ फैसिलिटी एंड कम्युनिटी लेवल है ना, अर्ली इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंड ऑक्सीजन। तो ये सभी चीजें
जिसके लिए अवेयरनेस कम्युनिटी लेवल पे स्टार्ट करना जरूरी है। अब इसमें जैसे कि सर ने अभी बताया था कि इसमें ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है और जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है वो दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो 0 से लेके 59 दिन 59 डेज तक के जो बच्चे हैं उनका एक क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है, और जो 2 माह से लेके और 5 साल तक के बच्चे हैं उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है, और उसके हिसाब से थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट भी अलग हो जाता है। तो जो 2 माह से 5 वर्ष के बच्चे हैं उसको तो उन बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें ग्रीन कलर, येलो कलर और पिंक कलर है, और उनका क्लासिफिकेशन कफ, कोल्ड, निमोनिया और सीवियर निमोनिया है। तो वो अगले पार्ट में बताया जाएगा। आदरणीय बुचके सर अगली क्लास होगी जो उसमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आज का जो हमारा पार्ट है इसमें 0 से 59 दिन यानी कि न्यूनेट्स और अर्ली इन्फेंट्स जो हैं उनमें किस तरह से हमें क्लासीफाई करना है और ट्रीटमेंट करना है, आज का हमारा टॉपिक का जो वो पार्ट वो यही होगा। तो आगे जो है वो क्लासीफाई कैसे करना है, तो जो 0 से 59 दिन के बच्चे हैं उनमें एक ही क्लासिफिकेशन है, वो है पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसमें जो ग्रीन, येलो और पिंक, ये जो 3 पार्ट में जो बड़े बच्चों में 2 से 5 माह 2 माह से 5 साल तक के बच्चों वाला वर्गीकरण है, वो छोटे बच्चे जो है 59 दिन के, उनमें उस तरह का वर्गीकरण नहीं है। इनमें केवल एक ही वर्गीकरण है, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो पिंक है, मतलब वो सीरियस कैटेगरी में आता है, और उसको उसमें मोस्टली अर्जेंट रेफरल वाला पार्ट है। तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और कब रेफरल करना है, कैसे रेफरल करना है, वो हम इसमें आगे जानेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी पहली चीज तो ये आती है कि भाई निमोनिया क्या है। तो निमोनिया क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग, फेफड़ों में जो सूजन आती है उसको निमोनिया कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो एल्विलाई होते हैं लंग्स के अंदर, जो उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है या पस जमा हो जाता है, जिसके कारण सॉलिड हो जाते हैं और एयर एंट्री कम हो जाएगी, ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजन शरीर में बच्चे के कम होगा और बच्चा बीमार हो जाएगा। तो मोस्टली डेथ का जो कारण होता है ऐसे बच्चों में, जो उनमें यही कारण होता है, या तो हाइपोक्सिया हो जाता है उनको, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं ठीक से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और बच्चा हाइपोक्सिक होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली बच्चा बेहोश हो जाएगा और डेथ हो सकती है। दूसरा क्या है, सेप्सिस, जो सेप्टिसीमिया होता है वो भी एक बड़ा कारण होता है इसमें डेथ का। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है जो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। इसके अलावा वायरल निमोनिया हो सकते हैं, फंगल या पैरासिटिक निमोनिया भी हो सकते हैं। अब इसमें कुछ इसमें पहले ही बड़े बच्चे पाए इसमें जो बच्चे हैं उनमें पहले तो क्या आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इनमें निमोनिया या सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो बड़े बच्चे होते हैं, जो 59 दिन के ऊपर के बच्चे होते हैं, उनमें तो जो क्लासिफिकेशन है उसमें कफ, कोल्ड और निमोनिया या फिर सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिसीज के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। तो उसमें कफ कोल्ड है बच्चे को, या उसको टैकिप्निया या तेज सांस चल रही है, या फिर बच्चे को चेस्ट रिट्रैक्शन या इंड्राइंग हो रही है, तो उसके आधार पर है। यहाँ पे उन लक्षणों के अलावा कुछ और लक्षणों को शामिल किया गया है, जिसमें जो एक्स्ट्रा जो लक्षण है उसमें पहला ये आता है कि डिफिकल्टी इन फीडिंग, बच्चे को दूध पीने में परेशानी हो रही है या बच्चा दूध पी नहीं रहा है। अगर मदर या पेरेंट्स वगैरह हमारे पास आते हैं लेके और वो सब ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है, पहले ठीक से पीता था अभी नहीं पी रहा है, तो ये भी एक पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तो इसके लिए अपने को पहले असेस करना है बच्चे को। इसके अलावा दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि बच्चा जो है वो
सांस की गति तेज है उसकी। तो सेकंड पार्ट में सांस की गति जो 59 डेज वाले तक के बच्चे हैं उनमें 60 या 60 से ज्यादा, 60 या 60 से ज्यादा अगर बच्चे की सांस प्रति मिनट है तो वो फास्ट ब्रीदिंग उसको मानेंगे। और अगर एक बार जैसे जब हमने काउंट किया और एक बार में हमको लग रहा है कि बच्चा 60 से 60 प्रति मिनट या उससे ज्यादा सांस ले रहा है तो उसको 2 बार काउंट करना है। अगर 2 बार काउंट करने पर भी वो 60 या उससे ज्यादा आ रहा है तब फिर हम उसको कंफर्म मानते हैं 2 बार, जो दूसरी बार में अगर 60 से ज्यादा आ रही है, और उसको पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्लासीफाई करते हैं और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा थर्ड पार्ट जो आता है उसमें ये है कि सीवियर चेस्ट एंड्रॉइंग हो रही है। छाती, जब बच्चा छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो जब सांस अंदर इनहेल करता है तो उसकी छाती और पेट दोनों फूलते हैं, लेकिन जब चेस्ट एंड्रॉइंग होती है तो उसका छाती का निचला हिस्सा वो अंदर की तरफ धंसने लगता है। तो ऐसी स्थिति में छाती में गड्ढे पड़ना या पसलियां चलना, कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि पसलियां चल रही है बच्चे की या छाती धंस रही है, तो अगर चेस्ट एंड्रॉइंग है तो ये भी बच्चे में एक डेंजर साइन है। तो इसमें भी PSBI हो सकता है। थर्ड उसमें आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में बच्चों में दोनों तरह से प्रेजेंट कर सकता है, या तो बच्चे में हाइपरथर्मिया हो सकता है या हाइपोथर्मिया हो सकता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली हाइपोथर्मिया में ज्यादा प्रेजेंट करते हैं कई बार, खासकर सर्दी के मौसम है, सर्दियों के दिनों में ठंडे होने लगते हैं बच्चे बुखार की जगह। तो अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर जो हम नापते हैं, वो अगर एक्सिलरी टेम्परेचर 35.5 से कम है तो हाइपोथर्मिया है बच्चे को, और वो एक पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। या बच्चे का टेम्परेचर जो है हाइपरथर्मिया यानी कि 37.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा है, तो ये भी एक PSBI का कॉज हो सकता है। इसके आगे जो पार्ट है वो ये है कि बेबी का जो एक्टिविटी या मूवमेंट कैसा है बेबी का। अगर बच्चा जो है वो बिल्कुल सुस्त है, जगाने से जग नहीं रहा है, या हमने एक बार जगा दिया है वो बच्चा फिर से सो जाता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा सुस्त है या लेथार्जिक है। तो बच्चे का लेथार्जिक होना भी PSBI का एक कारण हो सकता है। तो जनरली क्या होता है, अगर बच्चा जग रहा होता है तो वो 1 मिनट में कई बार मूवमेंट करता है, अपने हाथ पैर चलाएगा, इधर उधर देखेगा, तो इस तरह के मूवमेंट करता है वो। लेकिन अगर बच्चा जगाने के पे भी नहीं जग रहा है, या फिर बच्चा जगाने के बाद तुरंत सो जाता है, तो फिर ऐसी, और जगाने से नहीं जग रहा है, तो फिर ये इस कारण ये PSBI का कारण हो सकता है। तो फिर इसमें PSBI क्लासीफाई करके और उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट होता है वो करना है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो यही है कि पहले तो ये जो डेंजर साइंस है बच्चे में, चाहे वो निमोनिया वाले सांस तेज चलने वाले साइंस हैं या फिर बच्चे में अदर डेंजर साइंस है, वो कोई भी दिखते हैं, अगर इनमें से एक भी बच्चे में साइन मिल रहा है हमको, एक या ज्यादा भी मिल रहा है, लेकिन मिनिमम अगर एक साइन भी मिल रहा है बच्चे में, तो फिर वो उसको क्लासीफाई करेंगे पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इनिशियल मैनेजमेंट करके बच्चे को हायर सेंटर के लिए रेफर करना होता है। अब इसमें इनिशियल मैनेजमेंट इसमें क्या रहता है, वो आपको एक तो मेडिसिन वाला रहता है, दूसरा उसका आपका हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंशन रहता है, उसका टेम्परेचर मैनेजमेंट रहता है, ये सारी चीजें जो हैं वो है। तो पहले तो टेम्परेचर, जब हम कोई किसी चीज का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आजकल जो स्ट्रेटेजी है वो TABC से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले तो जो होता है वो टेम्परेचर होता है। तो मोस्टली ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हाइपोथर्मिया में मिलते हैं। तो हाइपोथर्मिया मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा हमारे पास अवेलेबल जो किसी भी लेवल पे जिसको हम उपाय को उपयोग कर सकते हैं वो है KMC, कंगारू मदर केयर। और जो लगभग अभी KMC इतना चल रहा है तो एक ANM या ANM उस लेवल पे भी लोगों को समझ में आता है, उनको समझाया जाता है। अभी ट्रेनिंग जो चल रही है सांस अभियान के अंतर्गत, ट्रेनिंग काफी सारे वर्कर्स जो हैं, CHO हैं और ANM है, उन लोग को ट्रेनिंग दी गई है, उनको कंगारू मदर केयर भी बताया गया है, ये सारी चीजें। तो कंगारू मदर केयर जो है वो टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे अगर रेडिएंट वार्मर या अदर कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उस लेवल पे, तो KMC के द्वारा बच्चे को कंगारू मदर केयर के द्वारा बच्चे के टेम्परेचर को इम्प्रूव किया जा सकता है। सेकंड जो ऐसे बच्चों में जो रहता है वो हाइपोग्लाइसीमिया
हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो जब बच्चा हमारे पास कोई ऐसा बच्चा आता है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि जब उसमें कोई इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो वो ब्रेस्ट फीड ले सकता है या नहीं ले सकता है बच्चा। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड लेने में सक्षम है या ब्रेस्ट फीड ले पा रहा है तो हम ट्राई करना है कि मदर उसको ब्रेस्ट फीड करा दे। वहाँ पे जब तक हम उसके रेफरल का प्रबंध कर रहे हैं, जब गाड़ी बुला रहे हैं, 108 गाड़ी बुला रहे हैं या कोई अन्य वाहन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तब तक ये देखना है कि हम उसका बच्चे का टेम्परेचर मैनेज कर लें। टेम्परेचर के साथ साथ में फिर उसका फीडिंग असेस कर लेंगे। टेम्परेचर में कई बार ये भी होता है कि उस लेवल पे थर्मामीटर अवेलेबल नहीं है। अब बोलते हैं कि अब थर्मामीटर नहीं है तो हमको कैसे पता चले कि टेम्परेचर कम हो गया है कि ज़्यादा हो गया है। तो उसका तरीका ये है कि हमारे हाथ, अगर हम अपने हाथों को देखें और हमारे हाथ अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं और हम बच्चे को छू के देखते हैं और उसके पेट पे अगर हम छू छू के देखते हैं हाथ हाथ के पिछले हिस्से से, डॉर्सल साइड से, तो अगर बच्चे का टेम्परेचर हमें अपने टेम्परेचर से ज्यादा लग रहा है तो बच्चे को बुखार है, यानी कि हाइपरथर्मिया है। अगर बच्चे का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से कम लग रहा है तो फिर वो बच्चा हाइपोथर्मिया में हो सकता है। तो उसमें पहले तो ये चीज देखना है कि हमारे हाथ का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। तो ये एक मैनुअल मेथड है। अगर उस टाइम वहाँ थर्मामीटर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, कई सेंटर्स पे हो सकता है कि ना अवेलेबल हो, तो ये भी एक मैनुअल मेथड है जिसके द्वारा हम असेस कर सकते हैं कि टेम्परेचर बच्चे का ठीक है, कम है या ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा पार्ट जो हमने ब्रेस्ट फीड वाला बताया था, तो ब्रेस्ट फीड असेस किया हमने। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है बच्चा तो फिर बच्चे को हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। सेकंड हमारा अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दें। तो माँ से कहेंगे कि एक कटोरी या कोई साफ बर्तन में दूध निकाल के और बच्चे को कटोरी या चम्मच के द्वारा फीड कराया जाए। अगर बच्चा उसके द्वारा फीड ले लेता है तभी बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस मदर उसके साथ नहीं है बच्चे के साथ, तो हम अप्रोप्रिएट कोई दूसरा मिल्क जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। एनिमल मिल्क जो है वो भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो एक शुगर वाटर होता है जो वो बना सकते हैं और उसको बच्चे को पिला सकते हैं। तो वो कैसे बनाना है, 200 ml करीब पानी लेना है, 1 गिलास पानी करीब करीब लेना है और उसमें 4 चम्मच शक्कर घोल लेनी है। 1 गिलास पानी, 200 ml लगभग पानी, छोटे गिलास में 4 चम्मच शक्कर घोल लेनी है और उसको बच्चे को आना है। और इसका डोज जो रहता है वो जैसे मिल्क दे रहे हैं तो वो 10 ml, लगभग 10 ml पर किलोग्राम के हिसाब से, यानी कि बच्चा अगर 2 किलो का है तो 20 ml करीब उसको हमको ये पिला देना है। तो ये वाला मैनेजमेंट करने के बाद सेकंड जो मैनेजमेंट रहता है वो ये रहता है कि बच्चे को दवा दी जाए। तो दवा देने के लिए वहाँ पे अगर अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। अगर केवल आशा कार्यकर्ता है जो केवल मुंह से दवा पिला सकती हैं तो वो एमॉक्सिसिलिन 25 mg पर किलोग्राम के हिसाब से बच्चे को वो डोज दे सकते हैं। उसमें अगर बच्चा 2 किलो का है तो 50 mg उसको एमॉक्सिसिलिन देके और हायर सेंटर उसको रेफर करना है। अगर एएनएम के पास बच्चा है या सीएचओ लेवल पे वो बच्चा है तब तो वहाँ पे आईएम इंजेक्शन देने की भी सुविधा रहती है। तो एमॉक्सिसिलिन के साथ साथ जेंटामाइसिन इंजेक्शन 5 mg पर किलोग्राम पर डोज के हिसाब से उसको फर्स्ट डोज देना है, प्री रेफरल डोज जिसको बोलते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन दोनों का डोज देके बच्चे को वहां से रेफर करना है हेल्थ सेंटर। इसका जो मॉड्यूल है ये अभी जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं इसमें सभी सेंटर्स के लिए जो वहाँ पे एएनएम है या जिनकी ट्रेनिंग हो रही है तो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ साथ में किस डोज से कितने कितने वजन के बच्चे को कितना डोज देना है ये सारे अभी सभी सेंटर्स पे प्रिंटेड जो कटआउट्स हैं वो सब भेजे जा रहे हैं तो वहाँ लगाए जाएंगे। तो ये एक अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है और बाकी जो लोगों की ट्रेनिंग होती जा रही है तो उनको ये सारी डिटेल्स में ये सभी बातें बताई जा रही है। ये इसका प्री रेफरल मैनेजमेंट ये है। अब इसमें ये रहता है कि कई बार बच्चा जो है वो वहां से मदर फादर ही बोलते हैं कि नहीं हम नहीं ले जा रहे बच्चे को अपना, हमारे पास हम नहीं ले जा सकते हैं, या रेफरल रिफ्यूज कर देते हैं बच्चे को। वो रेफरल रिफ्यूज कर दिया, उन्हें नहीं ले जा रहे हैं, या ऐसी सिचुएशन है वहां के कोई वाहन उपलब्ध नहीं है, कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है, तब क्या करना है?
इससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर वहां पर CHO लेवल पे, ANM लेवल पे अगर पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह अवेलेबल है और पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है तो बच्चे के एक बार SpO2 जरूर मैं वहां पे देख लेना है। अगर बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% या 90% से कम है, 90% से कम आ रहा है, तो अगर वहां पे ऑक्सीजन उपलब्ध है तो हमें ऑक्सीजन स्टार्ट करनी है और ऑक्सीजन के साथ में भेजना है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है और गाड़ी आ रही है, गाड़ी में ऑक्सीजन है, तो गाड़ी में ऑक्सीजन लगा के ही भेजना है। तो ये ऑक्सीजन वाला, जिससे कि बच्चे को हाइपोक्सिया ना हो, हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर सके, तो ये चीज है। जो मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे थे तो वो ये प्री रेफरल डोज अभी हमने बता दिया था। इसके अलावा अगर बच्चा रेफर नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल एक्सट्रीम वाली सिचुएशन है कि बच्चे के मदर फादर ने या पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम बच्चे को नहीं ले जाना चाहते हैं, या ऐसा दूरगामी इलाका है जहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो फिर बच्चे को 7 दिन के लिए दवा चालू रखनी है जो हमने दी है। तो इसमें जो एमोक्सिसिलिन है वो BD डोज में, यानी कि सुबह शाम के डोज में जाती है 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज, सुबह और शाम। और जेंटामाइसिन OD डोज में जाता है जो कि 5 mg पर किलोग्राम पर डोज रहता है। तो ये CHO या ANM के लेवल पर दिया जा सकता है। और अगर वो बच्चे को घर ले जा रहे हैं, बच्चे को अगर घर ले जा रहे हैं तो घर पे भी हमें ये व्यवस्था करनी है कि घर पे जाके अगर वो डेली हॉस्पिटल में नहीं ला सकते हैं बच्चे को, तो घर पे कम से कम उसको जेंटामाइसिन का डेली डोज लगता रहे और मदर को ये काउंसिल कर दिया जाए कि बच्चे को एमोक्सिसिलिन कैसे पिलानी है। तो उनको उसमें जो एमोक्सिसिलिन की बॉटल है, उसमें एक कैप है, उसमें मार्क करके एक निशान लगा के कि भाई इस निशान तक बच्चे का डोज बनता है, तो वो उनको बता दिया जाए तो वो सुबह शाम मदर वहां पिलाएंगी। और जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है अगर वो सेंटर पे आके लगवा सकते हैं तो वो सब सेंटर या हेल्थ सेंटर पे आके लगवा सकते हैं। और अगर वो नहीं वहां आने में सक्षम है तो जो भी कार्यकर्ता है, ANM है, जो वो घर पे जाके उसको वो जेंटामाइसिन का डोज देकर आएंगे। साथ में बच्चे की मदर जो है उसको डेंजर साइंस जो होते हैं वो समझा के रखने हैं। बच्चे की मदर या पेरेंट्स जो भी बच्चे को ला रहे हैं तो उनको ये डेंजर साइन समझा के रखना है कि इस तरह के कोई भी डेंजर साइन अगर बच्चे में कभी भी आते हैं तो बच्चे को तुरंत है लेके आना है हेल्थ फैसिलिटी पर, और उसको फिर अर्जेंट रेफर करना पड़ेगा। तो उसमें डेंजर साइन जो अभी तक हमने पढ़े वही हैं, उनमें से कोई भी लक्षण बच्चे में और बढ़ता है या बच्चा 24 से 48 घंटे ट्रीटमेंट देने के बाद इम्प्रूव नहीं कर रहा है, या बच्चा ट्रीटमेंट देने के बाद डिटेरियोरेट हो रहा है, तो ये गंभीर बीमारी के लक्षण है। इसका मतलब है कि ये दवाइयां जो हैं वो असर नहीं कर रही हैं उस पर। तो फिर उनको काउंसिल करके और बच्चे को तुरंत उसको रेफर करना है। और अगर वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बाद भी अगर, तो बच्चे को कम से कम 48 घंटे बाद एक बार फिर से हेल्थ फैसिलिटी पर चेकअप के लिए आना है। इसमें ये स्टेप्स हैं जिसमें पहले तो असेसमेंट हो गया। असेसमेंट में नॉट एबल टू फीड है, फर्स्ट हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चे को कन्वर्जन या झटके आते हैं, बच्चे की सांस जो है वो 60 प्रति मिनट या उससे ज़्यादा है, सीवियर चेस्ट एंड्रोइंग या छाती में गड्ढे पड़ते हैं बच्चे के, एक्सिलरी टेम्परेचर बच्चे का 37.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा है, या छूने पर बच्चा गर्म महसूस हो रहा है, या एक्सिलरी टेम्परेचर बच्चे का 35.5 डिग्री सेल्सियस से कम है, या बच्चा छूने पर ठंडा महसूस हो रहा है, और बच्चे की मूवमेंट या एक्टिविटी कम हो गई है, या बच्चा बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, बेहोश हो गया है बच्चा। तो ये पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइंस हैं। इनमें कोई भी साइंस मिलता है तो बच्चे का वर्गीकरण वो है वो पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि नीचे दिया हुआ है कि क्लासीफाई एज पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और अकॉर्डिंगली प्री रेफरल डोज जो दिया हुआ है, तो प्री रेफरल डोज हमने अभी पहले डिस्कस किया है, अमोक्सिसिलिन 25 mg पर किलोग्राम पर डोज से देना है, और उसके अलावा जेंटामाइसिन 5 mg पर किलोग्राम पर डोज के अकॉर्डिंग उसको देना है। मैनेज इफ रेफरल नॉट पॉसिबल, थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि मैनेज
रेफरल इज नॉट पॉसिबल। वो वही कंडीशन है कि या तो कहीं दूरगम्य इलाका है जहाँ पे तुरंत ही कोई गाड़ी वगैरह पहुंचने की व्यवस्था नहीं है, या फिर बच्चे के पेरेंट्स या मदर फादर जो हैं वो बच्चे को उस समय रेफरल ले जाना नहीं चाह रहे, तो उसके लिए फिर बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो 7 दिन के लिए चलता है। 7 दिन बच्चे को अगर हेल्थ फैसिलिटी पे आता है तो वहाँ पे IM इंजेक्शन जेंटामाइसिन देना है और घर पे एमोक्सिसिलिन की 2 खुराक देनी है। अगर बच्चा घर पे नहीं आ सकता है तो ANM द्वारा घर पे उसको जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाना है। डेंजर साइंस उसको एक्सप्लेन करके रखने हैं। अगर बच्चे को कोई भी डेंजर साइन, नया डेंजर साइन आता है तो बच्चे को तुरंत उसको हायर सेंटर के लिए PABC का ध्यान रखना है। टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए KMC देते हुए बच्चे को ले जाना है। और ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है, सैचुरेशन और हमारे पास व्यवस्था है, या बच्चे के शरीर में कुछ ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर नीले हो रहे हैं बच्चे के, उसके जीभ नीली हो रही है, उसके होंठ नीले हो रहे हैं, तो साइनोसिस हो रही है, तो भी हाइपोक्सिया हो रहा है, तो ऐसी इस कंडीशन में बच्चे को ऑक्सीजन लगा के ही रात में बच्चे को जो है फीडिंग का चेकअप करना, फीडिंग चेक करनी है। अगर बच्चा फीड लेने में सक्षम है, सबसे बेस्ट तो ब्रेस्ट फीड है, ब्रेस्ट फीड नहीं तो ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीड नहीं तो एनिमल मिल्क, जो भी उस समय पॉसिबल है वो बच्चे को देके भेजें ताकि कि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। इसके अलावा जो इसका जो मैनेजमेंट हॉस्पिटल लेवल पे मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली इसमें कवर नहीं है, क्योंकि ये जो अभियान है ये जो कम्युनिटी लेवल पे हमको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे अभी तक कुछ भी इसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इसका पूरा जो ध्यान दिया गया है वो ये ध्यान दिया गया है कि कम्युनिटी लेवल पे इसको कैसे मैनेज किया जाए। हेल्थ सेंटर लेवल पे तो जो ICU SNCU हैं या PICU हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ICU हैं, वहाँ पे तो इसका ऑलरेडी मैनेजमेंट सबको मालूम है और सब लोग चल रहा है अच्छे से। तो ये है कि जो 2 महीने तक के बच्चे हैं उनमें जो न्यूनेट्स जो हैं जो 1.8 ग्राम से कम हैं या जो 28 दिन तक के बच्चे हैं उनको सीधे वहां से SNCU के लिए रेफर करना है। रेफरल में ये भी ध्यान रखना है कि जिस सेंटर पे फैसिलिटी है ही नहीं है वहां पे रेफर करने में नेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर बच्चे को लग रहा है कि उसमें पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइंस हैं, तो जो 28 डेज तक के बच्चे हैं या 1.8 किलोग्राम तक का वेट है उनका, उन बच्चों को सीधे SNCU रेफर करना है। और जो बच्चे उससे बड़े हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे भेजना है, अदरवाइज मेडिकल कॉलेज। और जो बच्चे जो ANM के लेवल पे या घर पे जिनको मैनेजमेंट हो रहा है उनका वहाँ पे जो नजदीकी मेडिकल ऑफिसर जहाँ भी जिस भी सेंटर पे है, PSC पे है, CSC पे है, तो मेडिकल ऑफिसर को जरूर इन्फॉर्म करना है कि इस तरह का एक बच्चा आया है जिसका ट्रीटमेंट चालू किया गया है और उसको ये उसके लक्षण है। और एक बार उनको अगर वो वहाँ दिखाने जाते हैं तो एक बार मेडिकल ऑफिसर से जरूर इसका चेकअप कराना है अगर वो हायर सेंटर जाने के लिए मना कर रहे हैं तो। ये इसमें सांस अभियान में ये पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन 0 से 59 दिन तक, तो ये 59 दिन तक वाले बच्चों में। इसके अलावा जो 2 माह से 5 साल तक के बच्चों में जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और तीनों कैटेगरी में आशा, ANM और CHO के लेवल पे किस तरह से मैनेजमेंट करना है वो उसमें बताया गया है। तो ये अगला जो पार्ट है ये कल आदरणीय मुझके सर हैं वो कल इसको कवर करेंगे। तो आज छोटे बच्चों में 0 to 59 डेज के बच्चों में किस तरह से अपन निमोनिया प्रेजेंट करता है, कैसे पहचानते हैं, और इसमें कम्युनिटी लेवल पे हमारे आशा कार्यकर्ता, ANM और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो आजकल वेलनेस सेंटर बने हैं उन पे पोस्ट किए गए हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल इस प्रोग्राम में काम दिया गया है कि वो अच्छे अर्ली स्टेज में ऐसे बच्चों को पहचाने और अपने मेडिकल ऑफिसर से कंसल्ट करके उसका इलाज कराएं। उनके लिए स्पेशली पल्स ऑक्सीमीटर भी दिए गए हैं और नेबुलाइजर्स भी है, उनके लिए स्पेशल
जांच के लिए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है। निमोनिया में कम हो जाता है ऑक्सीजन, तो उसको अर्ली स्टेज में तो निमोनिया का पहचानने का ये एक ही बहुत अच्छा साधारण सा उपाय है जो अपना आशा कार्यकर्ता, CHO, ANM कर सकती है, पहचान सकती है कि इस बच्चे को खांसी जुकाम के साथ अगर सांस तेज चल रही है और उसकी गिनती 60 से ज्यादा है, तो अपन ऐसे बच्चों में 59 डेज तक के बच्चे हैं उनमें अपन बोलेंगे कि बच्चे को तेज सांस है, निमोनिया है। दूसरा, निमोनिया बढ़ता है तो उसमें पसली भी धसती है। नॉर्मल पसलियां धसना तो आसान सामान्य बात है छोटे बच्चे में, क्योंकि उसकी जो छाती होती है ना वो काफी प्लाइबल होती है, मुलायम होती है, तो फीडिंग करते हुए भी आपको लगेगा कि पसली धस रही है। लेकिन अगर बच्चा आसानी से लिटा दो और फिर भी पसलियां लगातार धस रही हो, तब अपन बोलते हैं कि इसको चेस्ट इंड्रॉ है। इसके अलावा भी दूसरे सिम्टम होते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, जैसे झटके आना बच्चे को, टेम्परेचर बढ़ना, हाइपोथर्मिया होना, मूवमेंट कम होना, ये भी बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे में अलग अलग बीमारी के अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते अपन, इसलिए अपन एक ग्रुप नाम दिया है उसका, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें अपन इसको क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफाई करने के बाद अपन उसको इलाज शुरू करते हैं। आगे के इलाज के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन अस्पताल में रिफर करते हैं ऐसे बच्चे को, सीरियस मानते हैं छोटे बच्चे को। एक भी साइन अगर पॉजिटिव है जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, तो उस बच्चे को हमेशा उसको रिफर करना है, और रिफर करने के बाद जहां मेडिकल ऑफिसर हैं वो अच्छे से डायग्नोज करें, जांच करें, और बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन लगाई जाती है। इस प्रोग्राम में सब जगह वेलनेस सेंटर पे आजकल ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडर देना, पल्स ऑक्सीमीटर देना, नेबुलाइज करना, ये सब सुविधाएं शुरू कर दी है सरकार ने। उद्देश्य यही है कि अपने छोटे बच्चे, इनकी डेथ नहीं होना चाहिए। जैसे ही बच्चा सीरियस होता है वो रिफर होके अस्पताल में आ जाए जहां पूरी सुविधा उसको मिले और बच्चे की मॉर्टिलिटी कम हो सके। तो इस ट्रेनिंग का यही उद्देश्य है कि अपनी कंट्रोल करेंगे, विलेज लेवल से अपन उसको सीरियसनेस को पहचानेंगे और पहचान के उसको सही इलाज देंगे। जैसे बताया ना एमॉक्सिसिलिन, डॉक्टर साहब ने बताया, तो वो तो अपनी आशा कार्यकर्ता भी दे सकती है, ANM भी दे सकती है, और जितना किलो का बच्चा है उतने ml दवाई पिलाना है। सिंपल, कोई कैलकुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है। 5 किलो का बच्चा है तो 5 ml दवाई पिलाना है एमॉक्सिसिलिन, जिसका कंसंट्रेशन 5 ml में 125 मिलीग्राम ज्यादातर सप्लाई वाले में होता है। तो आपको याद करने की जरूरत, 2 किलो का बच्चा है तो 2 ml पिलाना है, 4 किलो का बच्चा है तो 4 ml पिलाना है, सुबह शाम पिलाना है। तो ये एमॉक्सिसिलिन इतनी अच्छी दवा है, इससे आसानी से अगर शुरू कर दिया जाए तो 7-8 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। और जैसे ही पसली दस्ती है, सीरियस होता है बच्चा, तो उसको इंजेक्टेबल जो जेंटामाइसिन बताया ना वो भी देते हैं, और अस्पताल में उसको मेडिकल ऑफिसर को दिखाते हैं और उसको सही इलाज देके उसको इलाज करते हैं बच्चे को। तो ये आज का प्रोग्राम था, सांस प्रोग्राम, निमोनिया कंट्रोल। और न्यूनेट में मतलब 59 डेज तक के बच्चों में कैसे अपन पहचानते हैं, कैसे अपन इलाज करते हैं। और कल इसी प्रोग्राम का आगे का हिस्सा 2 मंथ से लेके 5 ईयर तक, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो उन ऐसे बड़े बच्चों को कैसे पहचानेंगे, क्या इलाज करेंगे, कब रिफर करेंगे, क्या इलाज होना चाहिए, ऑक्सीजन देने के तरीका क्या क्या होना चाहिए, कैसे उसका सैचुरेशन चेक करते हैं, ये सब बातें अपन कल डिस्कस करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। अभी डॉक्टर बुद्धिप्रिय सम्राट बैठे हैं, तो आपका अगर कोई डाउट है इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बुद्धप्रिय सम्राट, आपने बहुत अच्छा आज का टॉपिक लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी जो सुनने वाले श्रोता हैं वो लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।